एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है हिस्ट्री 61.1 में। आज हम मगध सम्राट के उत्कर्षण की बात करेंगे। सम्राट का विस्तार की बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं मगध सम्राट के बारे में विस्तार से चर्चा। मगध का उल्लेख सर्वप्रथम अर्थवेद में मिलता है। ऋग्वेद में यद्यपि मगध का उल्लेख नहीं मिलता, तथापि कीकट किराट नामक जाति एवं इसके शासक परमगदंग का उल्लेख मिलता है। इसकी पहचान मगध से की गई है। बृहदत्त वंश। वैदिक साहित्य से मगध के इतिहास की स्पष्ट जानकारी नहीं मिलती है। इसमें परमगदक के अतिरिक्त मगध के अन्य किसी शासक का उल्लेख नहीं हुआ है। मगध के प्राचीन इतिहास की रूपरेखा महाभारत तथा पुराणों में मिलती है। इस ग्रंथ के अनुसार मगध के बारे में सबसे प्राचीन राजवंश का संस्थापक बृहद्रथ था। वह जरासंध का पिता एवं वसुचैत उपचरित का पुत्र था। मगध की आरंभिक राजधानी वसुमती या ग्रीवज की स्थापना का श्रेय वसु को ही था। बृहदत्त का पुत्र जरासंध एक पराक्रमिक शासक था जिसने अनेक राजाओं को पराजित किया। अंतोगत्वा उसे श्री कृष्ण के निर्देश पर भीम के हाथों पराजित होकर मरना पड़ा। रिपुंजय इस वंश का अंतिम शासक था। वह एक कमजोर एवं अयोग्य राजा था, अतः उसके मंत्री पुलिक ने उसकी हत्या करवाकर अपने पुत्र को गद्दी पर बैठाया। इसी के साथ मगध में एक नए राजवंश का उदय हुआ। जैन ग्रंथ में राजगृह के शासकों में समुद्र विजय दूसरा गया का भी उल्लेख मिलता है। हरेक वंश या पितृहंता वंश। बृहद वंश के पश्चात मगध में जो नया राजवंश सत्ता में आया, हरेक वंश के नाम से विख्यात हुआ। बौद्ध एवं जैन ग्रंथ में इस वंश को हरेक वंश कहा गया है। इस वंश के संस्थापक बिंबिसार थे। इस वंश का प्रथम महान शासक बिंबिसार हुआ, जिसने मगध साम्राज्य की नींव रखी। बिंबिसार का परिचय। जैन साहित्यों में इसे श्रेणी कहा गया है। बिंबिसार मगध के पहले वंश हरेक वंश का प्रथम शक्तिशाली और संस्कारी शासक था। उसकी राजधानी ग्रीवज राजगृह थी। बिंबिसार के विजयों तथा वैवाहिक संबंधों के द्वारा अपने वंशों का विस्तार किया। राजवंशों में वैवाहिक संबंध उसने स्थापित की। प्रथम विवाह लिच्छवी गणराज के शासक चेटक की बहन चेलना या छलना के साथ विवाह किया। द्वितीय विवाह कौशल नरेश प्रसेनजीत की बहन महाकौशला से विवाह किया। इसे दहेज में काशी का प्रांत प्राप्त हुआ। तृतीय विवाह मध्य देश कुरु के समीप की राजकुमारी क्षेमा से विवाह किया। बिंबिसार ने अपने राजवैद्य जीवक को अवंती नरेश चंडपद्धोकक की पीलिया पांडु रोग नामक बीमारी को ठीक करने के लिए भेजा था, जिससे मैत्री संबंध स्थापित हुए। बिंबिसार ने अंग देश के शासक ब्रह्मदत्त को पराजित कर उसके राज्य को अपने राज्य में मिला लिया। यह बौद्ध तथा जैन दोनों मतों का पोषक था। इसने राजगृह नामक नवीन नगर की स्थापना की। इसकी हत्या इसके पुत्र अजातशत्रु ने कर दी। बिंदिसार का शासनकाल 544 ईसा पूर्व से 492 ईसा पूर्व तक था। अब हम बात करते हैं अजातशत्रु की, जिसका उपनाम कुनुइन भी है। इसका शासनकाल 492 ईसा पूर्व से 460 ईसा पूर्व तक है। अजातशत्रु का कौशल नरेश प्रसेनजीत से युद्ध हुआ था। पहले तो प्रसेनजीत की हार हुई, परंतु बाद में दोनों में समझौता हो गया। प्रसेनजीत ने अपनी पुत्री बाजिरा का विवाह अजातशत्रु से कर दिया। अजातशत्रु ने लिच्छवी गणराज्य की राजधानी वैशाली को जीतकर मगध साम्राज्य का हिस्सा बना लिया। इस प्रकार काशी और वैशाली को मिला लेने के बाद मगध साम्राज्य का और भी विस्तार हो गया। यह बौद्ध तथा जैन दोनों मतों का पोषक था। उसके शासन काल में 8वें वर्ष में बुद्ध को महापरिवार निवारण प्राप्त हुआ था। राजगृह में स्तूप का निर्माण करवाया था। इसके शासन काल में राजगृह की सप्तकर्णी गुफा में प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन किया गया था। इसकी हत्या इनके पुत्र उदयनी ने कर दी थी।
अब हम उदयनी का एक परिचय बता रहे हैं। उदयनी, जिसका उपनाम उदयभद्र था और इसका शासन 460 ईसा पूर्व से 444 ईसा पूर्व तक था। उदयनी ने गंगा और सोन नदियों के नाम पर पाटलिपुत्र या कुसुमपुर नामक नगर की स्थापना की तथा राजगिरी से अपनी राजधानी हस्तांतरित की थी। इसकी हत्या एक व्यक्ति ने छुरा भोंककर कर दी। उदयनी के बाद इसके 3 पुत्र हुए। अनिरुद्ध, मुंडक और नागदशक ने क्रमवार राज्य किए। पुराणों तथा कथाकोश में नागदशक का एक नाम दशक भी मिलता है। बाद में जनता ने इस पितृहंता को शासक से उतार दिया और शिशुनाग नामक एक योग्य अमात्य को राजा बनाया। इसी ने शिशुनाग वंश की नींव रखी। अब हम बात करते हैं शिशुनाग वंश की। इस वंश का संस्थापक शिशुनाग था। शिशुनाग के बारे में एक परिचय। यह 412 ईसा पूर्व से 394 ईसा पूर्व तक शिशुनाग ने शासन किया। इसकी सबसे बड़ी सफलता अवंती राज्य को जीतकर उसे मगध साम्राज्य में मिला लिया था। इसने अपनी राजधानी वैशाली में हस्तांतरित की थी। उसके बाद जो राजा हुए वे थे दूसरे राजा कालशोक। इनका उपनाम कानवर्ण था। इनका शासनकाल 394 ईसा पूर्व से 366 ईसा पूर्व था। इसने अपनी राजधानी पुनः पाटलिपुत्र में हस्तांतरित कर लिया। इस समय के बाद पाटलिपुत्र में ही मगध की राजधानी रही। कालशोक के शासन काल में वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन हुआ। कालशोक की हत्या राजधानी के समय घूमते हुए किसी व्यक्ति ने छुरा भोंककर कर दी। इस प्रकार शिशुनाग वंश का अंत हो गया। अब यहाँ पाटलिपुत्र का जिक्र आया है तो मैं पाटलिपुत्र के बारे में थोड़ा सा विस्तार से आपको बता दूं। मगध शासकों ने गंगा एवं सोन नदी के संगम पर पाटलिपुत्र ग्राम नामक एक दुर्ग का निर्माण करवाया। बाद में इसका नाम पाटलिपुत्र हुआ। हायक वंश के शासक उदयनी ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र या इसे कुसुमपुर भी कहते हैं, इससे राजगिरी स्थापित किया था। राजगिरी के बाद पाटलिपुत्र में मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य एवं अशोक ने शासन किया। मौर्य साम्राज्य की राजधानी एवं एशिया का सबसे बड़ा नगर बना। चीनी यात्री वेनसंग 7वीं सदी में यहाँ आए तो यह नगर खंडहर में बदला हुआ मिला। वर्तमान में पाटलिपुत्र का नाम पटना है, जो कि आधुनिक बिहार की राजधानी है। अब हम नंद वंश के बारे में बात करते हैं, जो कि मगध साम्राज्य के नंद वंश का शासन रहा है। इस वंश का संस्थापक महानंदी थे। शिशुनाग वंश के बाद मगध का राज्य नंद के हाथों में आ गया। महानंदी ने इस नंद वंश की स्थापना की थी, परंतु इसका वध एक शूद्रदासी पुत्र महापद्म नंद ने कर दिया। नंद वंश में कुल 9 राजा हुए और इन्हीं के कारण उन्हें नवनंद कहा जाता है। महाबोधि वंश में उनके नाम इस प्रकार मिलते हैं। पहला उग्रसेन, दूसरा पांडु, तीसरा पांडुगति, चौथा भूतपाल, पांचवा राष्ट्रपाल, छठा गोविंदपाशन, सातवां दशक सिद्धि, आठवां कैवत, नौवां घनानंद। इसमें उग्रसेन को ही पुराणों में महापद्म कहा गया है। शेष 8 उसी के पुत्र थे। अब बात करते हैं महापद्म नंद की, जिनका शासनकाल 344 से 322 ईस्वी। यह पूरे मगध साम्राज्य का सबसे शक्तिशाली शासक था। इसने प्रथम बार कलिंग की विजय की तथा जहां एक नहर भी खुदवाया, जिसका उल्लेख बाद में कलिंग शासक खारवेला ने अपनी हाथी गुफा अभिलेख में किया है। इसी अभिलेख से पता चलता है कि महापद्म नंद कलिंग से भी जैन प्रतिमा उठा लाया था। पुराणों में इसे एक छत्र एवं एक कराट शासक कहा गया है। व्याकरणाचार्य पाणिनि इसे इनके मित्र थे। यह निसंदेह उत्तर भारत का प्रथम महान ऐतिहासिक सम्राट था। नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद
यह नंद वंश का अंतिम सम्राट था। जनता पर अत्यधिक कर लगाने के कारण जनता इससे असंतुष्ट थी। इसका लाभ चंद्रगुप्त मौर्य ने उठाया। चाणक्य की मदद से इसे मारकर मौर्य वंश की स्थापना की थी। इसी शासन के समय सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था। नंद शासक जैन मत के पोषक थे। घनानंद के जैन अमात्य शकटाल तथा शूलभद्र थे। वर्ष उपसत वरुचि कात्यायन जैसे विद्वान भी नंद काल में ही उत्पन्न हुए थे। इस प्रकार हम नंदों का पूर्ण परिचय है। अब इस प्रकार नंद वंश का अंत हुआ। नंद वंश का अंत चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा किया गया था। इसलिए नंद वंश का जो उसके बाद का जो चैप्टर है चंद्रगुप्त मौर्य का चैप्टर है, तो उसको भी हम पढ़ाएंगे। थोड़ा सा हम बुद्धकालीन गणराज्य के बारे में भी जान लेते हैं। बुद्ध का इस वंश के साथ बहुत अच्छा संबंध रहा। बुद्ध काल में गंगा घाटी में 10 गणराज्यों के अस्तित्व का प्रमाण मिले थे। कपिल वस्तु के शाक्य यह गणराज्य नेपाल की तराई में स्थित है। इनकी पहचान नेपाल में स्थित आधुनिक लिलोर कोटवा से की जाती है। कुछ विद्वान इसकी पहचान सिद्धनगर जिले के पिपहरा नामक स्थान से करते हैं। गौतम बुद्ध की माता देवदह नगर की कन्या थी और बुद्ध का जन्म इसी गणराज्य में हुआ था। समंदसुवर पर्वत के भग समंदसुवर पर्वत का समीकरण मिर्जापुर जिले में स्थित वर्तमान चुनार से किया जाता है। यहाँ वत्सराज उदयन का पुत्र बोधि निवास करता था। अलकप के मुलिन यह गणराज्य आधुनिक बिहार प्रांत के शहबादा आरा में पड़ता है। इस प्रकार हम यहाँ अपना वीडियो समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में हम जल्द ही आगे बढ़ेंगे, जल्द ही मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।